हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो कि ईयर वाइज होगा और साथ में ईयर वाइज के साथ साथ जो है वो टॉपिक वाइज भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने पहले वीडियो में 70th जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसका जो री एग्जाम हुआ था, दैट इज कंडक्टेड ऑन 4 जनवरी 2025, उसको हमने कवर किया था। इस वीडियो में जो ओरिजिनल एग्जाम था, जो तथाकथित ओरिजिनल एग्जाम था 70th बीपीएससी का, जो कि 13 दिसंबर को हुआ था, इस डेट में जो ओरिजिनल एग्जाम होना था। हालांकि अगर ये कैंसिल नहीं हुआ होता वो बापू परीक्षा परिसर का, तो यही एक एग्जाम हुआ रहता। बट 70th के दो दो पेपर है हमारे पास, एक पेपर को कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में, इस वीडियो में दूसरे वाले पेपर को कवर करेंगे। तो ये 70th बीपीएससी का ओरिजिनल पेपर है। तो ये कंडक्ट हुआ था 13 दिसंबर को 2024 को कंडक्ट हुआ था। और ये हम लोग ईयर वाइज इसलिए चल रहे हैं, हम लोग ऐसे भी जा सकते थे कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन पहले एक साथ कर लें, जैसे 70th में या 69th में या 68th में सारे आए हुए क्वेश्चंस हिस्ट्री के एक साथ कर लें, फिर पॉलिटी के सारे एक साथ कर लें, 70th में आए हुए 69th में आए हुए, ऐसे करके। बट इससे क्या होगा कि हमको जो पेपर का जो चेंजिंग पैटर्न है ना उसका अंदाजा नहीं लगेगा। तो उसका अंदाजा लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम लोग ईयर वाइज कवर करें, जैसे 70th का पहले कर लें और 69th का पहले कर लें। लेकिन जो ये पीवाईक्यूज मैं जिस तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ उसमें क्या है, 70th का तो है, ईयर वाइज तो डिवीजन है ही, लेकिन साथ साथ ईयर वाइज में भी टॉपिक वाइज डिवीजन है। जैसे अभी देखा, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि उसमें हिस्ट्री का अलग था, फिर पॉलिटी का अलग था, ज्योग्राफी का अलग था। तो इस ऐसे ही इसमें भी जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है। इससे ये रहेगा कि जो चेंजिंग पैटर्न है या फिर कौन सा क्वेश्चन किस ईयर के बाद रिपीट हो रहा है, उसका सही सही अंदाजा जो है इस तरीके से लगेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो 70th का री ओरिजिनल एग्जाम था, नॉट री एग्जाम, ओरिजिनल एग्जाम था, जो 13 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था, ठीक है, जिसका कट ऑफ जो है 91 गया था जनरल के लिए, यूआर मेल के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग उस पेपर को कवर करेंगे। और इस वीडियो में इस पेपर पेपर को कवर करेंगे, और पहला टॉपिक जो है वो हिस्ट्री के साथ कवर करेंगे। और ना सिर्फ ये क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, जिसको लगेगा मुझे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या था, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड अगर देखें तो हर्षा का टाइम पीरियड था 600 to 647 AD। इस टाइम पीरियड का पूछ रहा है। इस टाइम पीरियड में असम, जिसको उस समय कामरूप बोला जाता था, उस समय उसका रूलर कौन था, तो उसका रूलर था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम में कौन है रूलर, भास्कर वर्मन। और मगध या उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, बिहार वाला रीजन है, उस एरिया में कौन है, हर्षवर्धन रूल कर रहा है। और जो बंगाल वाला रीजन है उसमें शशांक रूल कर रहा है। तो शशांक जो है दोनों का दुश्मन है, हर्षवर्धन का भी और भास्कर वर्मन का भी। तो हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन दोनों ही जो है मित्र हैं, और दोनों ही मिलके और शशांक को अटैक करते हैं, उसको हरा देते हैं। तो भास्कर वर्मन यानी असम, और लोकेशन अगर ध्यान देखें, असम और मगध और असम के बीच में पड़ता है बंगाल। तो उन्होंने दोनों साइड से अटैक करके उसको हरा दिया, शशांक रूलर को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भास्कर वर्मन, जो है ये दोनों में अलायंस था। और भास्कर वर्मन से रिलेटेड 2021 में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट हुआ था कि भास्कर वर्मन ने एक कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था भास्कर। तो जनरली कोई भी कैलेंडर, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर है। और बहुत सारे कैलेंडर है, जैसे इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है वो है राष्ट्रीय शक, ठीक है। तो ऐसे ही भास्करबदा नाम का एक कैलेंडर है जिसको असम की गवर्नमेंट ने अपना स्टेट कैलेंडर अडॉप्ट किया था। तो वो लूनी सोलर है, मतलब लूनर, चंद्रमा के मूवमेंट पे भी और सन के मूवमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। और ये कब से शुरू होता है, 593 AD से शुरू होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भास्करबदा एक कैलेंडर है, और इंडिया का नेशनल कैलेंडर कौन सा है, वो है राष्ट्रीय शाकी। सो इसका, और एक और विक्रम संवत, ये दो कैलेंडर जरूर याद रखना है, शक और विक्रम संवत। और इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है, क्योंकि टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी में तो पूछा हुआ है, स्टेट पीएससी में भी पूछ सकता है। तो शक जो कैलेंडर है वो 78 AD से शुरू होता है। इसको किसने बनाया था, इसको कनिष्क ने बनाया था। 78 AD से शुरू होता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2025 चल रहा है, 2025 में से 78 को माइनस करेंगे तो वो राष्ट्रीय शक का जो शक कैलेंडर का है उसका ईयर आएगा। और एक होता है विक्रम संवत। विक्रम संवत वो 57 या 58 BCE से चलता है, बिफोर क्राइस्ट। इसको राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। और जैसे 2025 में से में 58 ऐड करेंगे तो वो उसका जो
ईयर होगा, कैलेंडर ईयर, वो निकल के आएगा। तो शक कैलेंडर, विक्रम विक्रम संवत कैलेंडर, और फिर भास्कर अब्दा, ये तीन कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम लोग नॉर्मल कैलेंडर जो हमारा चल रहा है 2025, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं उसको। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम है, ये है किंग दाहिर का। किंग दाहिर कौन था? किंग दाहिर जो है सिंध का रूलर था। कब? सिंध का रूलर था ये। और कौन सी डायनेस्टी का था ये? छच डायनेस्टी का था, जो एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, जो सिंध में रूल करती थी। और जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, जो कि अरब इन्वेडर था, उसने जब अटैक किया था तो ये सिंध का रूलर यही था, किंग दाहिर। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मराठा किंगडम से है। मराठा किंगडम का जो एक इंपॉर्टेंट एक कैबिनेट सिस्टम, या जो भी कहें कैबिनेट सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी जो होती थी, उसको बोलते थे अष्टप्रधान। इसको शिवाजी ने बनाया था। यानी 8 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता था, जिसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता था इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट होता था पेशवा। पेशवा कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। तो पेशवा याद रखना है। फिर उसके बाद सचिव, सचिव कौन? कॉरेस्पॉन्डेंस का इंचार्ज होता था। फिर समंत नहीं, सुमंत है ये। सुमंत जो है वो फॉरेन मिनिस्टर होता था। अमात्य, अमात्य को जो है वो मजुमदार भी बोलते थे, वो फिनांस मिनिस्टर होता था। फिर और कुछ होते थे जैसे न्यायाधीश। न्यायाधीश जो होता है वो जुडिशियल ऑफिसर होता था, जैसे नाम से जानते हैं। उसके बाद एक होता था पंडित राव, जो कल्चर मिनिस्टर होता था। और दो और होते थे, सुर नाविस और वाक्य नाविस। सो ये इंपॉर्टेंट 8 जो है अष्टप्रधान, 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते थे मराठा किंगडम में। और इसी के साथ जो है अष्ट दिग्गज एक याद रख सकते हैं। अष्ट दिग्गज। सो अष्ट दिग्गज जो है वो मिनिस्टर्स नहीं होते थे, ये पोइट्स और बाकी जो कलाकार होते थे वो होते थे। किसके टाइम पीरियड में? ये कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के पीरियड में। किसके ने? और विजयनगर एम्पायर के समय में। तो विजयनगर अंपायर, कृष्णदेवराय, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान शिवाजी यानी मराठा रूलर्स के दौरान। और फिर दो इंपॉर्टेंट और रूलर हैं, चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर, जिनके समय में नवरत्न होते थे। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, चचनामा आ गया। चचनामा जो है किससे रिलेटेड है? अरब अरब ने कैसे, अरब इन्वेडर्स ने कैसे सिंध को कैप्चर किया था, उसको लिखा गया था चचनामा में। तो अरेबिक से पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करने वाला बंदा कौन है? ये है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। तो बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन याद रख सकते हैं। चचनामा किससे रिलेटेड है? अरब ने कैसे जो है कॉन्क्वेस्ट किया था सिंध को, उससे रिलेटेड है चचनामा। फिर टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट, सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि ये न्यूज़पेपर नहीं था पहली बात। ये था तो लोक संग्रह, लेकिन ये न्यूज़पेपर नहीं था, ये एक मैगजीन था। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। इट वाज अ मैगजीन। हालांकि आयोग ने इसका आंसर लोक संग्रह ही दिया था, इसको कैंसिल नहीं किया था। बहुत विवाद चल रहा था कि इस क्वेश्चन को शायद कैंसिल करें, लेकिन हुआ नहीं था। फिर चलिए बाकी देख लेते हैं। तो द ब्रोकन विंग किसने किसने चलाया था न्यूज़पेपर? सरोजिनी नायडू ने चलाया था। और सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट इंडियन फीमेल टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? 1925। और फर्स्ट फीमेल कौन थी 1917 में? एनी बेसेंट। फिर निर्बल सेवक ये किसने चलाया था? राजा महेंद्र प्रताप ने चलाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फराइजी मूवमेंट? फराइजी मूवमेंट जो है 1818 में चला था। इसके फाउंडर कौन थे? हाजी शरीतुल्लाह। ये इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद जो है दुदू मियाँ, ये उन्हीं के पुत्र थे हाजी शरीतुल्लाह के, इसलिए इंपॉर्टेंट, याद रख सकते हैं। सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज चलाया था, बनाया था 1875 में, विच वाज रीनेम्ड एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920। और सैयद अहमद खान ही अलीगढ़ मूवमेंट के भी फाउंडर थे, और ये इनको ही फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी बोला जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट नाम याद रख सकते हैं फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी के अलावा, एक थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, ये जो पाकिस्तान वर्ड है, इसमें आई नहीं है, उसको बताऊंगा क्यों। पाकिस्तान वर्ड को कॉइन किया था इन्होंने, चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान जो है वो एक एक्रोनिम था, किसके लिए? पी फॉर पंजाब। ये क्या क्या मांग रहे थे ये लोग? पंजाब मांग रहे थे, फिर अफगानिया मांग रहे थे, देन कश्मीर, और देन बलूचिस्तान। तो इतना बड़ा एरिया जो है ये लोग मांग रहे थे, तो उसी का शॉर्ट एक्रोनिम बनाया था चौधरी रहमत अली ने, तो उसका उसी से नाम जो है पाकिस्तान बना आगे चल के। और ये 1933 में बनाया था, 1933 में। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी, उसको किसने खरीदा? नुसरत खान ने खरीदा था। ठीक है, इसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ था, कहीं कहीं देता है अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, बट हजार दिनारी। और मलिक कफूर कौन है? मलिक कफूर को जो है सदर्न एक्सपेडिशन का जो है हेड बनाया था, लीडर बनाया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने सदर्न किंगडम्स को सबको हरा कर फिर अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था।
तो नुसरत खान इंपॉर्टेंट है। फिर हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, देखो दो भाई थे, एक अरविंदो घोष एक बरिंदर घोष। अरविंदो घोष क्या करते थे, वो थ्योरी देते थे, ठीक है, बड़ा भाई थ्योरी देता था और छोटा भाई बरिंदर घोष वो प्रैक्टिकल करता था। तो अरविंदो घोष किताब लिखते थे और उसमें थ्योरी देते थे, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस की थ्योरी दी थी इन्होंने, पैसिव रेजिस्टेंस, जिसको गांधी जी ने बहुत यूज किया था। सो न्यू लैम्प्स फॉर द वर्ल्ड में इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की थ्योरी दी थी। और एक और किताब लिखी थी अरविंदो घोष ने, वो लिखा था सावित्री, ये इंग्लिश में लिखा था। और ये एक पोएम का कलेक्शन था, इसी में इन्होंने भारत माता का जिक्र किया था। मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसको एक जो इमोशनल टच देने का काम किया था भारत माता के नाम से। फिर रामकृष्ण मिशन ये किसने फाउंड किया था, ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था ना 1897 में। और किसके ऑनर में फाइंड किया था, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका असली नाम क्या था, जिनका असली नाम था रामकृष्ण परमहंस का, इनका असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, याद रख सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी, ये थी कुरावुर या करूर, ठीक है। फिर कांचीपुरम ये किसकी कैपिटल थी, ये पल्लवास की कैपिटल थी। और मदुरई जो है ये किसकी कैपिटल थी, पांड्यास की कैपिटल थी। और पांड्यास जो है यही, इन्होंने ही जो संगम थे, तीन संगम, उसको ऑर्गेनाइज किया था पांड्याज ने। फिर मदुरई को अर्थशास्त्र में इसको मथुरा ऑफ साउथ, यानी दक्षिण का मथुरा जो है करके संबोधित किया है किसने, आचार्य चाणक्य ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट, याद रख सकते हैं। फिर ये 10th क्वेश्चन, इसको भी लेके बहुत विवाद हुआ था कि ब्रिटिश ने जो है कैपिटल दिल्ली कब शिफ्ट करी थी, तो वो 1911 में शिफ्ट करी थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, 1911 में। फिर हु गेव द क्वेश्चन नंबर 11, हु गेव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन, डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट का जो आधिकारिक ऐलान कब हुआ था, वो हुआ था 8 अगस्त को हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। और 9 अगस्त को को ही जो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में जो क्विट इंडिया टर्म है, क्विट इंडिया टर्म, ये कॉइन किसने किया था, ये किया था यूसुफ मेहरौली ने। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं, यूसुफ मेहरौली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजीविका सेक्ट से रिलेटेड। अजीविका सेक्ट जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अगेंस्ट जो उभर के आया था, वो जितने इंपॉर्टेंट रिलीजन थे उस समय, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविका, और एक और था इंपॉर्टेंट चारवाक फिलोसफी, जिसके फाउंडर थे बृहस्पति। और बुद्धिज्म के फाउंडर ऑब्वियसली हम जाते हैं लॉर्ड लॉर्ड बुद्धा। फिर जैनिज्म के फाउंडर महावीर। और आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे, मखली गोसाल। तो इंपॉर्टेंट है, इनके इंपॉर्टेंट लीडर थे, फाउंडर थे मखली गोसाल। सेंट्रल आइडिया क्या था, ये नियतिवादी थे, मतलब ये मानते थे कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है और कर्मा का कोई रोल नहीं है। जबकि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो कर्मा की थ्योरी पे ज्यादा बिलीव करते थे। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म से में डिफरेंस ये आजीविका सेक्ट का ये आता है कि ये कर्मा की थ्योरी में बिलीव नहीं करता था, ये नियतिवादी था, मतलब ये मानता था कि सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है, सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ चेंज नहीं कर सकते। सो इनका सेंट्रल आइडिया था नियतिवाद। फिर डिस्क्रिमिनेशन कास्ट एंड क्लास के बेसिस पे नहीं था, क्योंकि जितने भी रिलीजन उस समय उभर के आए थे, उनका मेन मोटिव यही था कि जो क्लास और कास्ट के बीच का जो डिफरेंसेस है, और वर्ण व्यवस्था की वजह से जितने जो भेदभाव समाज में आ गए हैं, उन्हीं के अगेंस्ट एक एज अ रिवोल्ट ये सारे रिलीजन निकल के आए थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अजीविका हैड रेगुलर सभास फॉर मीटिंग, ठीक है, सभा होता था रेगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, ये चार, ये तीनों करेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फिर स्वदेशी सेवक होम ये वैंकूवर में बना था, वैंकूवर कहाँ है, कनाडा में। फिर यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, और आईएनए आजाद हिंद फौज इसका हेडक्वार्टर जो है रंगून में था। और आईएनए बना कहाँ था, आईएनए बना था ये सिंगापुर में, ठीक है। बनाया किसने था, कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने उसको लीड किया था। कैप्टन मोहन सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी अलॉन्ग विद रास बिहारी बोस। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया था, किन्होंने चलाया था, रास बिहारी बोस ने। उसकी जो कुछ एफर्ट्स के साथ और कैप्टन मोहन सिंह के एफर्ट्स के साथ जो है आईएनए बनाया था। किसने बनाया था आईएनए, और किन सैनिकों किससे मिलकर बनाया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिश सैनिक, जो भारतीय सैनिक ही थे, अंग्रेजों की फौज में लड़ रहे थे, वो जापान से जब हार जाते हैं तो जापान उनको प्रिजनर ऑफ वॉर रख लेता है। और प्रिजनर ऑफ वॉर में से ही एक प्रिजनर होते हैं वो कैप्टन मोहन सिंह, वो इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंड ऑफ का को फाउंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14th पे,
कि व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे ये एक ब्लैक डे है इंडियन हिस्ट्री में, 16 अगस्त 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रख सकते हैं, 16 अगस्त 1946। और मुस्लिम लीग बनी कब थी? 1906 में बनी थी। कहाँ पे? ढाका में। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन कंसिडर द फॉलोइंग लैंड अकॉर्डिंग टू द कंसिडर द फॉलोइंग लैंड अकॉर्डिंग टू द अमर कोश। तो अमर कोश के से जो जो लैंड के नाम था वो क्या क्या था? तो उर्वरा जैसे है, हम जानते हैं उर्वरक यानी फर्टाइल को कहते हैं, तो ये नाम से है। फिर मरु मरु यानी मरुस्थल को डेजर्ट बोलते हैं। फिर शाडवाल को ग्रासी, जो घास वाली मैदान होते हैं। फिर देव मातृका जो वाटर्ड बाय रेन, जो रेन फेड एरिया होता था। तो ये सारे नाम जो है करेक्ट दिए हुए हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव सारे ये करेक्टली मैच्ड हैं। फिर अच्छा, अमर कोश लिखा किसने था? अमर कोश लिखा था अमर सिम्हा ने। और ये किस टाइम पीरियड के हैं? ये गुप्ता टाइम पीरियड के हैं। ये गुप्ता टाइम पीरियड के हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। अमर सिम्हा और गुप्ता टाइम पीरियड। फिर 16 क्वेश्चन। फिर प्रवर सेन। प्रवर सेन जो है ये रियल फाउंडर बोलते हैं वकाटक डायनेस्टी के। हालांकि जो जो फाउंडर थे, असली फाउंडर थे, जो पहला राजा थे, वो थे विंध्य शक्ति। तो विंध्य शक्ति के पुत्र थे वकाटक डायनेस्टी, लेकिन विंध्य शक्ति के पुत्र थे प्रवर सेन, नॉट वकाटक डायनेस्टी। वकाटक डायनेस्टी के सेकंड राजा थे, लेकिन विंध्य शक्ति इतने पावरफुल नहीं हो पाए थे, प्रवर सेन ने उसको असली पावर तक पहुंचाया था। इसलिए कभी कभी इनको रियल फाउंडर भी बोला जाता है, तो ये करेक्ट है। और इनका एम्पायर ऑब्वियसली बुंदेलखंड इन नॉर्थ से हैदराबाद इन साउथ तक एक्सटेंड था। फिर इनके पिता का नाम था विंध्य शक्ति, और इनका नाम पुराणों में भी मेंशन है। तो सारे करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट हैं ये। तो यहाँ देखते हैं आंसर। ऑल ऑल ऑफ द अबव यानी मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, न्यूज़पेपर और एडिटर का है। फ्री हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास ने चलाया था, फ्री हिंदुस्तान। फिर इंडियन ओपिनियन ये जैसे जानते हैं कि ये साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने चलाया था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंगाली ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। तो एस एन बनर्जी का नाम इंडियन एसोसिएशन से भी जुड़ता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। तो आंसर होगा इसका बी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर का नाम लिखना है। तो खाकसार ये किसने चलाया था? इनायतुल्ला इनायतुल्ला जी ने चलाया था। सोशलिस्ट पार्टी ये जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन था? और आचार्य नरेंद्र देव और जो राम मनोहर लोहिया, ये तीन लोगों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनाया था। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये नाम से बी आर अम्बेडकर, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था 1939 में, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देन हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913। इसको हेड किया था चैम्बरलिन ने। इनके अलावा और कौन कौन से जो कमीशन थे जो करेंसी के लिए अपॉइंट किए गए थे? एक था हेनरी कमीशन, ठीक है। एक था हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन वही है जिन्होंने आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए जो है रिकमेंड किया था। तो हिल्टन यंग कमीशन इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके अलावा एक रहीमतुल्ला कमीशन बनाया गया था फिस्कल रिफॉर्म के लिए। सो ये सारे कमीशन याद रख सकते हैं, किसी भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भी आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही उसका अप्रेजल तो नहीं हो जाएगा, तो ये इसका फीचर नहीं था। बाकी सारे फीचर थे कि गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिकंस्ट्रक्शन होगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, और डायरकी को सेंट्रल में अनाउंस लाया गया था। फिर फेडरेशन ऑफ इंडिया को बनाने का प्रपोजल दिया गया था, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स को शामिल होना था, लेकिन उनके लिए ऑप्शनल रखा गया था, मैंडेटरी नहीं रखा गया था। इसलिए ये कभी शेप नहीं ले पाया था ओरिजिनल में। देन फिर ये एक और विवादित क्वेश्चन था कि स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल केम इनटू प्रोमिनेंस विद द कॉल ऑफ। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए है कि ट्रूस स्ट्रगल होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। पहले स्ट्रगल का मतलब कुछ समय के लिए संघर्ष करना, ट्रूस का मतलब कुछ समय के लिए शांति कर लेना, फिर उसके बाद फिर स्ट्रगल करना। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो गांधी जी ने कब चलाई थी? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ लॉन्च की। जैसे हम जानते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 से लेकर 1922 तक चला। फिर 8 साल जो है ट्रूस किया, शांति रही। उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में चलाया गया, ये 34 तक चलता है। हालांकि बीच में एक ब्रेक भी हुआ था 1932 में, जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे 1931 में। हालांकि उसके बाद फिर 1932 में वापस से जो ये गांधी रन पैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया था, तो वापस से 32 में 34 तक सेकेंड फेज भी चला था इसका। तो 1930 से 34 तक चला था। फिर उसके बाद फिर 8 साल तक शांति रही थी, और उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी नॉट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट
42 में चलाया गया था। सो इसका पोटेंशियल जो प्रोमिनेंस में कब आया, जो एंड में, वो आया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्योंकि ये स्ट्रगल का फेज था, फिर 8 साल ट्रूस, फिर ये स्ट्रगल, फिर उसके बाद एग्जैक्टली 8 साल का ट्रूस, फिर ये स्ट्रगल। अब इसके बाद जो है अंग्रेज जो है वो तंग आ गए थे, और साथ में आजादी की अब मांग ज्यादा तेज उठने लगी थी, और अंग्रेज भी अब छोड़ के जाना चाहते थे, और वर्ल्ड वॉर का भी एक इम्पैक्ट पड़ा था। इसी के साथ 1947 में जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो इसका पोटेंशियल कब रियलाइज हुआ था, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान रियलाइज हुआ था। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट अ नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एट मैनी प्लेसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहले बात तो ये रायती सरकार जो है वो खेड़ा में नहीं बना था, खेड़ा में कोई सरकार बनी नहीं थी। प्रति सरकार बनी थी सतारा में, प्रजामंडल बना था तालचुर में, जातीय सरकार बनी थी तमलुक में, और एक पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी वो बलिया में बनी थी, चिट्टू पांडे की उसमें अध्यक्षता में। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, चिट्टू पांडे। फिर 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया चाइना एंड इंग्लैंड। सो इंडिया चाइना और इंग्लैंड, इसको लेके, ओपीएम को लेके इंग्लैंड और, वन सेकंड, लाइट हैज गॉन, इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन, बट आई थिंक आई एम विजिबल, सो वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो ओपीएम को लेके जो है चाइना और ब्रिटिश इंडिया में, उस समय जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था उसके लोग, उसको लेके 19th सेंचुरी में बहुत सारे ओपीएम वॉर्स भी हुए थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इनके बीच का जो सबसे बड़ा कॉमर्स का जो ट्रेड होता था वो होता था ओपीएम को लेके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं। फिर अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो फ्री इंडिया की सेटअप करी थी उसको, जापान के साथ साथ कितने ऐसे एंटी ब्रिटिश मुल्क थे जिन्होंने मान्यता दी थी, तो वो थे करीब 9 ऐसे देश थे जिन्होंने मान्यता दे दी थी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। चश्मा निकाल दे क्योंकि चश्मे में रिफ्लेक्शन आ रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877। 1877 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्यों? क्योंकि 1876 में बहुत बड़ा फेमाइन आता है। फेमाइन आता है। दूसरा, 1877 में क्वीन एम्प्रेस, क्वीन जो है वो इंडिया आती हैं, और उनके सम्मान में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एक तरफ देश में फेमाइन है, अकाल पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दिल्ली दरबार में आलीशान पार्टियां हो रही हैं, तो उसको लेके काफी दबाव बनता है गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए 1877 में एक स्ट्रैकी कमीशन अपॉइंट किया जाता है, किसके लिए? फेमाइन के लिए। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन यही है इंपॉर्टेंट, बड़ा इनफेमस है। और 1878 में दो इंपॉर्टेंट एक्ट भी आते हैं, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और एक आर्म्स एक्ट। सो इन दोनों को भी याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट वाज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान के आर्किटेक्ट में एक तो टाटा जी भी थे, और बिरला भी थे, और श्रीराम भी थे। धीरू भाई अंबानी नहीं थे, धीरू भाई अंबानी उस समय इतने प्रोमिनेंट में नहीं थे, तो यही इसके आंसर है कि ये इसके पार्ट नहीं थे। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी 27th क्वेश्चन ओवरऑल, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है? वो है चेन्नई का। बाकी मार्मो गोवा, ये गोवा में है। मुंबई का पोर्ट जैसे मुंबई में जाते हैं, कोच्चि का केरला में है। ये सारे जो है वो नेचुरल पोर्ट हैं, नेचुरल हार्बर बनता है, चेन्नई में नहीं बनता है। और इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट और पोर्ट याद रख सकते हैं। अभी इंडिया के कितने मेजर पोर्ट हैं? 12 जो है मेजर पोर्ट्स हैं। 13th मेजर पोर्ट बन रहा है, कहाँ बन रहा है? वधावन, ये भी महाराष्ट्र में बन रहा है। और इसी के साथ विजिंगम एक पोर्ट है। विजिंगम एक पोर्ट है, कहाँ पे? केरला में, जो ट्रांसशिपमेंट हब की तरह डेवलप किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अडानी ग्रुप इसको डेवलप कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। रूरल से अर्बन में, यानी गांव से शहर में माइग्रेशन का कारण क्या होता है? बहुत कारण होते हैं। एक तो होता है एजुकेशन, फिर उसके बाद हेल्थ, फिर उसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट। ये तो कुछ मेजर फैक्टर होते हैं। तो ये देखते हैं पहले, हाई लेबर डिमांड इन सिटीज, ऑब्वियसली ठीक है। अनबैलेंस रूरल डेवलपमेंट, ये भी है। फ्यू जॉब्स इन रूरल एरियाज, ये भी है। तो सारे कारण हैं जो ये है माइग्रेशन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोजिला टनल, जोजिला टनल वो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, यानी कश्मीर से लद्दाख को। बेसिकली श्रीनगर जो है कश्मीर में है, लेह जो है वो लद्दाख में है। तो इसको याद रख सकते हैं, जोजिला टनल किसको कनेक्ट कनेक्ट करता है? श्रीनगर से लेह को।
फिर 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली अकर्स इन द मिनास ग्रेयस प्रोविंस ऑफ द ब्राजील। अच्छा, ये इसको भी लेके बहुत विवाद चला था, क्योंकि आयरन ओर भी पाया जाता है, साथ में बॉक्साइट भी पाया जाता है, माइका, मतलब बहुत बहुत सारे पाए जाते हैं, बट मेजर मिनरल कौन सा पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, तो आयोग ने भी इसका आंसर आयरन ओर ही दिया था, तो इसको भी याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कॉमेट का होता है, कॉमेट का जो है हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ओके, सो लाइट आ गई है, आई कैन वेयर माई स्पेक्स। यस। सो कॉमेट का जो है हाईली इलोंगेटेड होता है, और कॉमेट इसका एग्जांपल कौन सा है, सबसे बड़ा एग्जांपल है हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट है वो कब आता है, 76 ईयर्स में आता है। और कॉमेट्स वगैरह जहाँ ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, कॉमेट्स वगैरह का जो ज्यादातर लोकेशन होता है वो होता है बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून। उसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून को, तो उसको जो है काइपर बेल्ट बोलते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं, कॉमेट का ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से होता है, काइपर बेल्ट से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32nd, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ रिवर सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज में पूछा गया है। तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। लिस्बन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टैगोस रिवर के किनारे। बेलग्रेड जो है वो किसकी कैपिटल कैपिटल है, सर्बिया की कैपिटल है, ये कहाँ बसी हुई है, दानूब रिवर, दानूब। और बुडापेस्ट ये जो है हंगरी की कैपिटल है, ये भी दानूब रिवर के पास में बसी हुई है। और पूरे यूरोप की अगर सबसे बड़ी नदी देखिए यूरोप की, तो वो है वोल्गा रिवर, जो कि रशिया में है। और यूरोपियन यूनियन की देखें, अगर यूरोपियन यूनियन में रशिया नहीं है, रशिया को हटा दें, तो यूरोपियन यूनियन में अगर देखें तो ये दानूब रिवर जो है वो यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी है, दानूब रिवर। फिर 33rd क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज मेजर रिजर्व्स ऑफ कोल। अगेन ये भी बहुत वो था, क्योंकि उड़ीसा में भी पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज। कुछ लोग इसको उड़ीसा बोल रहे थे, कुछ लोग झारखंड बोल रहे थे, बट आयोग ने इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही दिया था, और मुझे भी लगता है कि ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप। अच्छा, जायद क्रॉप कौन सा होता है, जो एक होता है खरीफ क्रॉप, ये होता है मॉनसून में। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जो धान होता है, धान एक खरीफ खरीफ क्रॉप है। फिर उसके बाद होता है रबी, रबी जो होता है वो होता है विंटर्स में। एक सेकेंड, रबी जो होता है वो होता है विंटर्स में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वीट। रबी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है वीट। और ये ग्राम जो यानी दालें, कुछ दालें भी सर्दी में ही होती हैं। मस्टर्ड यानी सरसों, वो भी सर्दी में होता है। कॉटन जो है वो रबी वो खरीफ क्रॉप है। और जो गर्मियों का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम मतलब जो बरसात से पहले का मौसम होता है, मई मार्च अप्रैल मई, उस मौसम को जो है जायद जायद बोलते हैं। तो इसमें जो वाटरमेलन हो गया, ये सब चीजें जो है, या फॉडर हो गया, जो चारा होता है गाय भैंसों के लिए, जानवरों के लिए, वो सब ये जायद क्रॉप में उगाया जाता है, जायद वाले मौसम में उगाया जाता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। फिर 35 क्या है, एंडीज एक्सटेंड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एंडीज। और एक होता है एल्प्स, एल्प्स कहाँ पाया जाता है, वो यूरोप में पाया जाता है। फिर 36 क्वेश्चन क्या है, मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ऑब्वियसली सब जानते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। देन 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। रिवर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी ये सब ईस्ट फ्लोइंग है, यानी ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होते हैं। कुछ बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होते हैं, और कुछ जो है जैसे तुंगभद्रा हो गया या पेनगंगा हो गया, ये दूसरी नदियों में जाके मिल जाते हैं, जैसे तुंगभद्रा जो है कृष्णा रिवर में जाके मिल जाती है। और नर्मदा जो है ये कहाँ जाके अरेबियन सी में जाके गिरती है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग है, इसलिए ये डिफरेंट है, और बाकी सबसे ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट चलते हैं इंडियन पॉलिटी पर। इंडियन पॉलिटी में 38th क्वेश्चन, कि विच अमेंडमेंट इज ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द टू सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन। वो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया था। और 108th अमेंडमेंट तो अभी हुआ नहीं है। 100th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री सेटलमेंट हुआ था वो था। 102nd अमेंडमेंट कौन सा था, 102nd अमेंडमेंट में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 38B। और 106 जो लेटेस्ट हुआ है वो वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए हुआ है, नारी शक्ति अधिनियम, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसको। फिर
क्वेश्चन नंबर 39, अंडर आर्टिकल 243 जे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय द पंचायत। अच्छा, पंचायत से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, क्योंकि स्टेट लिस्ट का मामला है वो। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये 243 आई में होता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 40th क्वेश्चन, प्रियम्बल से रिलेटेड है, और ये अभी बहुत न्यूज में चल रहा है, इसलिए ये दोबारा भी पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। कि विच टू वर्ड्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? सिर्फ तीन वर्ड थे, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरेन। डेमोक्रेटिक, सोवरेन और रिपब्लिक, ये तीन वर्ड थे। सेकुलर एंड सोशलिस्ट दे वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, और इंटीग्रिटी को भी ऐड किया गया था ऑब्वियसली, तो ये भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, 102 आर्टिकल तो सब याद रखते हैं, 102 मुझे भी 102 ही याद था। ये पेपर में जाके पता लगा कि 102 1A है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर 42nd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू कट मोशन। अच्छा, कट मोशन पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कट मोशन जो है तीन तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमी कट, एक होता है पॉलिसी कट, और एक होता है टोकन कट। तो टोकन कट में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रूव तो कर दिया पार्लियामेंट ने, लेकिन टोकन कट यानी उसमें से करीब जो है 100 रुपए काट लिए, ये दर्शाने के लिए कि हाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम से इसको सुधार सुधार करना है। 100 रुपए काट लिए, 100 रुपए रखे नहीं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि हमको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, तो ठीक है 10,000 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन उसमें कुछ लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सुधार सकते हैं, तो 100 रुपए काट के अपना जो असहमति है उसको दर्शा दिया, तो वो उसे कहते हैं टोकन कट। पॉलिसी कट क्या है? पॉलिसी कट मतलब ऑल राइट रिजेक्ट ही कर दिया, मतलब सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपया दे दिया। इसमें क्या है, 100 रुपए काट लिए थे, 100 रुपए दिए नहीं थे, 100 रुपए काट लिए थे, 10,000 करोड़ में 100 रुपए काट लिए, तो मिनिमल है, कुछ फर्क नहीं है। पॉलिसी कट का मतलब क्या है? पॉलिसी कट का मतलब ऑल राइटली रिजेक्ट ही कर दिया, यानी सिर्फ 1 रुपया दिया, कि इसलिए कि आप आए हैं हमारे पास तो आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, 1 रुपया दे दिया, इसका मतलब आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया पॉलिसी को। इकोनॉमी कट का मतलब क्या है? जैसे 10,000 करोड़ रुपए का डिमांड रखा गवर्नमेंट ने, और उसको बोला कि नहीं 10,000 करोड़ तो नहीं है, 5,000 करोड़ ले लीजिए, 5,000 करोड़ में आप अपना काम चलाइए, तो इकोनॉमी कट है, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया बजट को। तो ये तीन तरह के कट मोशन होते हैं, किसके लिए है? टू मूव अ प्रोपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रोपोजल, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन 43, कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। तो अभी हमने देखा कि 104th अमेंडमेंट के साथ तो इनको हटा दिया गया, नॉमिनेशन को डन अवे कर दिया गया, तो ये है नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Then 44th, among the following, who has been the Speaker of Lok Sabha prior to his election as a President of India? ये है नीलम संजीवा रेड्डी। ये सिक्स प्रेसिडेंट बने थे 1977 से लेकर 1982 में। नीलम संजीवा रेड्डी के नाम पे दो बहुत ही अटपटे रिकॉर्ड हैं। एक 1969 में नीलम संजीवा रेड्डी, कांग्रेस जो सरकार जो पावर में थी, तो जो पावर में पार्टी है उसके कैंडिडेट होते हुए भी प्रेसिडेंट का चुनाव हारने वाले अकेले ये नीलम संजीवा रेड्डी हैं, वीवी गिरी से हार गए थे 1969 में। देन 1977 में जब ये प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं, तो और कोई इनके सामने खड़ा ही नहीं होता है, तो सर्वसम्मति के साथ और बिना किसी अपोजिशन के साथ चुने जाते हैं, वो भी एक इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं। तो दो बट अटपटे रिकॉर्ड है नीलम संजीवा रेड्डी के नाम पे, तो ये भी याद रखना है। देन 45th इंटरनेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? नेशनल एंथम, जनगण मन, नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, इनको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी को। फिर साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ये 91st अमेंडमेंट से किया गया था। और ये जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 मिनिस्टर होना चाहिए। दिल्ली इसके लिए एक्सेप्शन है, दिल्ली के लिए स्पेशल एक्ट है, उनके लिए जो है 10% का रूल है, कि मैक्सिमम 10% ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। देन 47th क्वेश्चन, कि बाय विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। उसका कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं किया, इसी को लेके विवाद चल रहा है, इसी को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। और गवर्नर का जो बिल को लेके पावर है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 200 में दिया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट पावर है 201 में, कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो है वो बिल को रिजर्व करने का पावर कौन से आर्टिकल में है? वो 201 में है।
देन 48th क्वेश्चन, ये थोड़ा कट गया है लेते समय। हु डिसाइड द क्वालिफिकेशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल? 10th शेड्यूल में कौन करता है? स्पीकर करते हैं 10th शेड्यूल में। और अदर देन 10th शेड्यूल जो कौन करता है? वो गवर्नर करेंगे। ठीक है। और हालांकि जो 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से लाया गया था 1985 में, उसमें ये प्रावधान था कि स्पीकर का फैसला अंतिम होगा, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था, इंपॉर्टेंट है कि हो तो, होलोहान केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसी किसी रेयर केसेस में जो स्पीकर का फैसला होगा उसको उसको उसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1992 की हो तो होलोहान केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी यहाँ से शुरू हो रहा है। सो 49th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आईआईपी इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी विच इंडिसेस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो इससे दो चीज याद रखनी है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है? मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो इससे एक चीज ये याद रख सकते हैं, और दूसरी चीज कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ था 2023 में, इसमें ये लिखा गया था। देन व्हाट वर द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन द ग्रॉस वैल्यू एडिड एट करंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25? इसको भी डेटा है, याद करना है। 17.7% और 27.6%, 54.7% ये सर्विसेज, ये इंडस्ट्री और ये एग्रीकल्चर। देन by how much did the female labor force participation rate increases from 2017-18 से 2022-23 में as per the national sample survey office? अच्छा, एनएसएसओ, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ही आता है। तो कितना इंक्रीज हुआ था? 23.3% से 37% हो गया था। देन क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2025? कितना था? 4.5%। सो ये एक पढ़ना है, कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। सो कोर इन्फ्लेशन, अच्छा हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है सब कुछ मिला के, मतलब उसमें फूड के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस या बाकी सब जितना भी बकेट है वो सब मिला के होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन में हेडलाइन इन्फ्लेशन से वो वस्तुएं जिनका दाम फ्लक्चुएट करता है सीजन के साथ, जैसे बहुत सारी सब्जियां होती हैं या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सीजन में सस्ते हो जाते हैं, सीजन के बाहर जाते ही महंगे हो जाते हैं। और जो फ्यूल का प्राइसेस है वो भी बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनकी वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे फ्लक्चुएटिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा के जो बाकी बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनका अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर नापते हैं तो उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है? नो फूड एंड फ्यूल, फ्यूल प्राइस, नो फूड एंड फ्यूल, और हेडलाइन में सब कुछ नापा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, सो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक? क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 1,000 करोड़ का होना चाहिए, 1,000 करोड़। और यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? जैसे नॉर्मल बैंक होते हैं एसबीआई ये सब यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं इनको। फिर जनरल साइंस पे आते हैं। जनरल साइंस में डेल्टन का एटॉमिक थ्योरी, अच्छा डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पहले तो 1808 में दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये सब कुछ समझ सकते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत बाद में 1896 में हेनरी बैकरल ने दी थी। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का एटॉमिक थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 55 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक? स्टमक में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl रिलीज होता है। और दो और इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन और म्यूकस, ये भी स्टमक में रिलीज होता है। पेप्सिन क्या काम करता है? ये प्रोटीन को पचाने के लिए काम आता है, पेप्सिन। फिर एसिड कौन सा रिलीज होता है? ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिलीज होता है स्टमक के अंदर। देन 56 क्वेश्चन, द मीटर दैट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस उसको ओडोमीटर बोलते हैं। एमीटर से करंट नापते हैं, और क्रोनोमीटर से टाइम नापते हैं, स्पीडोमीटर से इंस्टेंट स्पीड नापते हैं, ओडोमीटर से डिस्टेंस नापते हैं। देन हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, वो रेडिएशन है, जैसे सूरज से जो रोशनी आती है वो रेडिएशन के माध्यम से आती है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। कंडक्शन जो है वो सॉलिड
सॉलिड में होता है वो उसको मीडियम चाहिए। रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्ट होके कहीं गिरना है उसको भी मीडियम चाहिए। हालांकि रिफ्लेक्शन मतलब मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन अगर किसी सरफेस पे टकरा के तो ही रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए एक मीडियम मान सकते हैं कि मीडियम चाहिए इसको। फिर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए। जो एयर और वाटर में वर्टिकल मूवमेंट होता है, जैसे नीचे का सतह जैसे गर्म होता है तो नीचे का सतह गर्म होकर वो हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, उसकी जगह ऊपर से आने वाली ठंडी हवा या ठंडा पानी जो है उसकी जगह ले लेता है, फिर वो गर्म होता है। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो एयर और वाटर में होता है, तो ये भी मीडियम में ही हो सकता है। Then 58, which type of rock is formed from cooling and solidification of lava? वो igneous rock बोलते हैं। Sedimentary rock जो है वो sediments के जमा होने से। Metamorphic rock जो है वो igneous हो, sedimentary हो, metamorphic, ये किसी तरह का rock वापस से वो गर्म होके और वो जम जाता है तो उसको metamorphic rock कहते हैं। metamorphized हो जाता है वो। Then 59th, which of the following represent the suitable condition for the liquefaction of gases? gases के liquefaction के लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखना है। देन विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड, अगेन ये बहुत विवादित क्वेश्चन था कि कौन सा कंपोनेंट है फर्टिलाइजर का जो अर्ली ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो तो नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट होता है, फॉस्फोरस भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर दिया है आयोग ने वो दिया है फॉस्फोरस। भाई दिया है तो अब यही डालना है, ठीक है। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोडा एंड एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? एच H2SO4। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाता है? एक Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है प्लस वाटर रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर ये मिलके एक्सटिंग्विश कर फायर को जो है बुझा देते हैं। सो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर 62nd, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड स्प्लिनिक फीवर? स्प्लिनिक फीवर उसको क्या होता है? एंथ्रेक्स को बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉज्ड बाय एनिमल्स टू ह्यूमन। अच्छा, एनिमल से ह्यूमन में होने वाली जो डिजीज होते हैं उसको एक और नाम दिया जाता है, वो उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। तो जो कोरोना थी, कोरोना भी वो जूनोटिक डिजीज थी। देन 63rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी? ये चीज, ये इंफ्रारेड रेडिएशन है। ऑब्वियसली यूवी तो नहीं होगा, यूवी से कैंसर हो जाएगा। और विजिबल रेडिएशन से नहीं होगा, विजिबल रेडिएशन से होता तो बस सूरज की रोशनी में जाके सब लोग बैठ जाते, बॉडी का पेन खत्म हो जाता। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो यूज होता है किसके लिए? बॉडी का जो पेन है उसको हटाने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए। 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स? ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक की खासियत क्या होती है कि एक बार जिस शेप में वो चला जाता है उसके बाद दोबारा शेप चेंज नहीं करता है, इसलिए वो फ्लोर जो टाइल होते हैं फ्लोर के उसको बनाने के लिए काम आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? अच्छा, ये जो है एनसीईआरटी में फर्न भी दिया है, फंजाई दोनों दिया है, ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर फंजाई दिया है तो इसको याद रख सकते हैं, बट इसका आंसर फर्न भी है, एनसीईआरटी में फर्न भी दिया हुआ है। फिर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट? ये टेकियम है, टेकेटियम है, ये याद रखना है, टेकेटियम है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड? वो है प्लाज्मा। फिर और पार्ट क्या होते हैं ब्लड के? वो WBC, RBC। और WBC क्या है? वो ल्यूकोसाइट है। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या है? वो थ्रोम्बोसाइट है। और RBC क्या है? एरिथ्रोसाइट है। तो ये नाम भी याद रख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है कभी। 68th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ऑब्वियसली सेल। सेल मिलके जो है टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि उनके बीच में दो इसके बीच में किसी मिलने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स तभी अप्लाई होगा जब दो बॉडीज आपस में मिलेंगी तब। इम्पैक्ट फोर्स भी तभी होगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है, और एक और फोर्स होता है वो भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी। और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट ओर्स? तो कोरंडम और क्रायोलाइट ये किसके इंपॉर्टेंट ओर हैं? एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट ओर्स हैं कोरंडम और क्रायोलाइट। सिल्वर के ओर को क्या बोलते हैं? आर्जेंटाइट। जैसे हम जानते हैं इसका जो सिंबल होता है वो Ag होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीक भाषा में इसको अर्जेंटाइट बोलते हैं, और उसका कोर का नाम क्या है? अर्जेंटाइट ही है। आयरन का क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोटाइट,
लिमोनाइट, और फिर क्या है, सिडेनाइट। तो ये चार पांच जो है वो आयरन के ओर हैं, और टिन का क्या है, कैसिटराइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। देन 71st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बहुत फेमस इक्वेशन है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और पावर का क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई। सो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इन दोनों को याद रखना है। देन 72nd क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन के बाद जो है हीट रिलीज करता है, और एक होता है एंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो इवेपोरेशन होगा वो कैसे होगा, हीट को एब्जॉर्ब करके होगा, तो ये एक एंडोथर्मिक है। तो ये एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वो हीट को रिलीज करता है, तो वो एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये भी हीट को रिलीज करता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली जो गैसेस में कन्वर्ट हो जाना, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कन्वर्ट होगा, तो ये एंडोथर्मिक है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है, 2 एंड 3। फिर 73rd क्वेश्चन है, ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये याद ही करना है, रटना ही है, इसमें कुछ समझने वाली चीज तो है नहीं। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। फिर 74th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल का यूज क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लोरोफिल बनता किसका है, वो मैग्नीशियम का बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। अच्छा, टेस्ला का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, टेस्ला किसका एसआई यूनिट है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, इसको भी याद रखना है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। फिर विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर। अच्छा, बाइल को बनाता कौन है, बाइल को पेनक्रियास बनाता है। ठीक है, और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है लिवर में। ठीक है, और लिवर से कहाँ जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको। फिर 77th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल बी गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सो ये सीरीज में है, इसको याद रखना है। तो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें देखिए AgNO3, AgNO3 में Ag जो है वो नीचे है, और कॉपर, कॉपर इसके पहले है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो AgNO3 को में से Ag को रिप्लेस कर देगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं। तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये लाइन से याद रखना है। पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरस यानी आयरन, देन हाइड्रोजन, कॉपर, Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड। तो गोल्ड जो है लीस्ट, सबसे कम जो है रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे आता है, और सबसे हाई जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल किसका है, वो है पोटेशियम का। फिर 78th, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, फिर 79th, हु was द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द एटम। ये J.J. थॉमसन, जिन्होंने बोला था कि एटम कैसा होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है एम्बेडेड होते हैं। तो ये J.J. थॉमसन ने इनिशियली दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने जो है वो किया, गोल्ड गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें इन्होंने गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में क्या खोजा था, प्रोटॉन को खोजा था। देन नील्स बोर ने फाइनल, जो आज हम मॉडल ऑफ एटम देखते हैं, वो नील्स बोर ने दिया था फाइनल। लेकिन पहला मॉडल ऑफ एटम किसने दिया था, वो J.J. थॉमसन ने दिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार देखते हैं कि 1912 में, अच्छा, कांग्रेस का जो सेशन हुआ है बिहार में, दो बार हुआ है। 1912 में एक बांकीपुर में हुआ है, और 1922 में गया में हुआ है। तो 1912 में जो है वो आर एन मुधलकर ने प्रिसाइड किया था, और 1922 में गया में चितरंजन दास ने, CR दास ने प्रिसाइड किया था, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देन 81st जो है, देन 81st द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी गरीब हिंदुस्तान, ये 1930 में बैन कर दिया गया था, इस लिखा किसने था, मोहम्मद वली हसन ने। आयोग ने आंसर दिया है मोहम्मद वली हसन।
100 years ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाय, ये पीएन ओझा ने एडिट किया था। देन फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार, वो क्या था? सर्व हितैषी। इसका नाम था सर्व हितैषी, फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर। और बंगाल गैजेट, ये पहला भारत का अखबार था, 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने स्टार्ट किया था। और सर्व हितैषी जो पहला हिंदी डेली था बिहार में पब्लिश होने वाला, उसको किसने पब्लिश किया था? 1890 में। ये महावीर महावीर प्रसाद ने इसको पब्लिश किया था। देन 84th, विच द फॉलोइंग सेंटर इन बिहार इज प्रपोज्ड टू डेवलप अंडर विष्णुपद योजना? विष्णुपद कहाँ है? वो मंदिर है, वो गया में है। देन सिख पिलग्रिमेज, अच्छा ये क्वेश्चन तो सब लोग जानते होंगे। पटना साहिब ही पूछ लिया डायरेक्टली, वो पटना में ही है, पटना साहिब। देन बिहुला फेस्टिवल, बिहुला फेस्टिवल जो है वो अगस्त में मनाया जाता है, कहाँ पे है वो भागलपुर में मनाया जाता है बिहुला फेस्टिवल। देन हरण्यक डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? बिम्बिसार, बिम्बिसार जो है वो हरण्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। इन्हीं का पुत्र तो कौन था? अजात शत्रु। एक सेकंड, तुम टेक्निकल ग्लिच हो गया था। सो हर्निक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हर्निक डायनेस्टी के फाउंडर हैं बिम्बिसार, और बिम्बिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। ऐसा बोला जाता है कि अजातशत्रु बिम्बिसार को मार के जो है वो गद्दी पे बैठे थे। तो बिम्बिसार और अजातशत्रु, ये किसके समय के काल के हैं? ये गौतम बुद्ध, महावीर, मखली गुसाल, ये तीनों तीनों ही इनके टाइम पीरियड के हैं। बुद्धा जो है जानते हैं बुद्धिज्म के फाउंडर है, महावीर जैनिज्म के फाउंडर है, मखली गुसाल आजीविका के फाउंडर हैं। देन 88, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ये 22 अप्रैल 1912 को आया था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 22 अप्रैल 1912 को। देन विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो है वो नंद डायनेस्टी आई थी। नंद डायनेस्टी के बाद जो है वो मौर्य डायनेस्टी, मौर्य के बाद शुंग, शुंग और शुंग के बाद कण्व डायनेस्टी। सो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। हरण्यक के बाद शिशुनाग, नंद, मौर्य, फिर शुंग, उसके बाद कण्व डायनेस्टी। हालांकि कुछ लोग इसमें ये भी दिमाग लगा रहे थे कि शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, मतलब शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जितनी भी डायनेस्टी हैं सब उसके बाद ही आई हैं ऑब्वियसली, तो मोर देन और दे अबव भी कई लोग मार के आए हैं। लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया नंदवंश, मतलब उसके इमीडिएट बाद कौन सी आई थी ये पूछ रहा है, ना कि उसके बाद। अब उसके बाद तो पूरा कालखंड, फिर तो मोदी जी भी उसके बाद ही आए हैं, तो वो भी आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसके इमीडिएटली बाद कौन आया था शिशुनाग शिशुनाग डायनेस्टी के? वो है नंदवंश। फिर 90th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द 1 month लॉन्ग कैटल फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर? ये पटना के से जो थोड़ा नॉर्थ में एक वैशाली नाम का जनपद है, उसमें ये पड़ता है सोनपुर, वहीं सोनपुर मेला मनाया जाता है गंगा और गंडक के उस पे रिवर पे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर जब पेपर था ये 13 दिसंबर को, उसी आसपास जो है ये सोनपुर मेला मनाया जा रहा था। और जो गंगा और सेतु है, जो वो है गांधी सेतु, गंगा नदी को आर पार में जोड़ता है, जो जो वैशाली को पटना से जोड़ता है, उस पे इतना जाम लगा था कि बच्चे रात रात तक फंसे हुए थे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख सकते हैं, सोनपुर मेला उसी समय ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार में आते हैं। हालांकि ज्योग्राफी ऑफ बिहार के नाम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए इन्होंने कि 91 विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसिस इनहेबिटेड इन चाइना मंगोलिया, और उसमें मंगोलॉइड है। फिर आयरन ओर का जो वो है, जैसे हमने पहले भी देखा था, आयरन ओर का एक लिमोनाइट है। हालांकि पायराइट को भी बोलते हैं, FeS जो है ये आयरन पायराइट बोलते हैं, ये भी आयरन का ओर है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको फूल्स गोल्ड भी जान बोलते हैं। ठीक है, हालांकि जो मेजर उसका आयरन ओर का जो स्रोत है वो लिमोनाइट है। और सिनाबार किसका है? सिनाबार जो है मरकरी का है। बॉक्साइट ऑब्वियसली जानते हैं एल्यूमिनियम का है। फिर 93, फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया? गारो हिल्स मेघालय में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेत जो है जास्कर में है, केटू जो है वो काराकोरम रेंज में है यानी, और जो आज के समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें पड़ता है। तो ईस्ट से अगर वेस्ट में अगर ऑर्गेनाइज करना हो तो सबसे ईस्ट में कौन सा आएगा? सबसे ईस्ट में आएगा गारो हिल्स यानी मेघालय है। उसके बाद फिर कौन सा आएगा? उसके बाद जो है नंदा देवी का आएगा। उसके बाद जो है वो कामेत आएगा, जास्कर वाला। फिर सबसे लास्ट में आएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो सबसे वेस्ट पार्ट में है, वो आएगा K2 यानी 1 2 3 4। तो डी इसका आंसर होगा। देन 94th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार? वो घाघरा है। महानदी जो है वो कहाँ है? महानदी उड़ीसा में है। नर्मदा जो है वो MP गुजरात के आसपास में जाता है। यमुना जो है जानते हैं जैसे यूपी, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में है।
उसमें नहीं है ये, प्रयागराज में आके ही गंगा मिल जाती है, तो वो बिहार तक पहुंचती ही नहीं है। तो बिहार में कौन सी नदी है? घाघरा नदी। द 95 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? वो है कटिहार में, एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से। तो सेक्स रेशियो क्या है बिहार का 2011 सेंसस के हिसाब से? 918। फिर मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन? मुंगेर जो है कहाँ है? सदर्न हिली रीजन में है मुंगेर। मुंगेर की जो पहाड़ियां हैं वो सदर्न हिली रीजन में। फिर इकोनॉमी ऑफ बिहार में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि मैच लिस्ट वन लिस्ट टू किसके लिए? कि वैशाली, वैशाली किसके लिए जाना जाता है? वो फ्लोरिकल्चर के लिए जाना जाता है। भागलपुर जो है सिल्क टेक्सटाइल नहीं, सिल्क टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। जमुई, जमुई में सबसे बड़ा जो है गोल्ड का भंडार पाएगा, तो गोल्ड के लिए जाना जाता है। और मधेपुरा में रेल कोच फैक्ट्री बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। देन 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश? वो 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसको याद ही रख सकते हैं, इसमें कुछ समझने वाली चीज तो है नहीं। जीडीपी कितना है बिहार का? बिहार की जीडीपी कितना परसेंट? वो एग्रीकल्चर में से आता है, वो 19% आता है। सर्विसेज से कितना आता है? करीब करीब 60%। फिर 101, विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन फॉर बिहार बजट? वो एजुकेशन है, वो हर साल एजुकेशन पे इतना 20 से 22% के अराउंड एजुकेशन पे जाता ही है इनका, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 102, व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम, इनकम पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर बिहार फॉर फिजिकल ईयर 2022-23 बेस्ड ऑन द बेस ईयर 2011-12? वो 54,000 दिया गया था, 54,111। फिर हु प्रेजेंटेड बिहार बजट 2024? जैसे हम जानते हैं कि बजट जो है कौन प्रेजेंट करता है? वो फिनांस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। 2024-25 के समय तो श्री सम्राट चौधरी थे, तो उन्होंने प्रेजेंट किया था। देन व्हेन डिड बिहार इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट? ये करंट अफेयर से पूछा है कि स्टैटिक में पूछा, पता नहीं किससे पूछा है, बट 2020-21 में इन्होंने ग्रीन बजट का इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो सारे इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स जैसा हम जानते हैं कि वो थीम बेस्ड तो पूछता नहीं है स्टेट पीएससीज में। वो ऐसा है, अपडेट होता रहता है हर साल। बट एक नजर देख लेते हैं कि करंट कौन कौन से करंट अफेयर है, ताकि जो पैटर्न है उससे हम लोग अवगत रहें। सो 105 क्या बोलता है कि टेक्नोपोलिस किसको बोलते हैं? भाई सिलिकॉन वैली को बोलते हैं टेक्नोपोलिस। और भारत का सिलिकॉन वैली बैंगलोर को बोलते हैं। 106 कि अच्छा, ये करंट अफेयर के नाम पे 4 साल 5 साल पुराना क्वेश्चन पूछ रहा है कि केबल, अंडर सी केबल जो है चेन्नई से अंडमान निकोबार में कब लगाया गया था? वो 10 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंट्री को डेडिकेट किया था। देन 107, ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि कितने लोगों ने जो है पैलेस्टीन को फुल मेंबर बनाने के लिए वोट दिया, कितने लोगों ने एब्सटीन कर लिया, कितने लोगों ने रिजेक्ट कर लिया। ये एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, इसको। हालांकि अभी फिलहाल जो फ्रांस है वो G7 का पहला ऐसा राष्ट्र देश बन गया है जिन्होंने घोषणा करी है कि हम लोग पैलेस्टीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर 108, इन यूनियन बजट स्पीच 2024-25 विच ऑयल सीड्स वाज नोटेड एज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल? वो कोकोनट। कोकोनट क्यों? कोकोनट का जो अच्छा खासा प्रोडक्शन इंडिया में हो ही जाता है, इसलिए। देन शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर, कुवैत के हैं ये। कुवैत के ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि बाकी और एरिया जो है वहाँ का, अरब का रीजन, वहाँ पे राजशाही है। और हिंदी में रेडियो का चलाने वाला वो भी कुवैत में ही चला था, हिंदी रेडियो। हिंदी रेडियो में कुछ प्रोग्राम चलाया था। फिर आफ्टर इलेक्शन ऑफ 18th लोकसभा हु वाज अपॉइंटेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल? वो गिरिराज सिंह थे, बेगूसराय से चुने गए थे। देन जो अभी उड़ीसा के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी, किसको किसको हरा के? जो नवीन पटनायक थे, बीजू जनता दल बीजेडी पार्टी के, उनको हरा के बने हैं नए चीफ मिनिस्टर। वो कौन से स्टेट असम, कौन से कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्ट हुए हैं? ये अगेन पता नहीं क्यों पूछा था, बट क्योंझर नाम की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वहां से इलेक्ट हुए थे उड़ीसा में। अगेन लाइट चली गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द टॉप लीडर ऑफ हमास इस्माइल हानिया assassinated ऑन 31 अगस्त 2024? ये इस्माइल हानिया को ईरान में घुसकर जो है असैसिनेट किया था इसराइल ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। हालांकि अभी फिलहाल जब ईरान पे दोबारा हमला किया था उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, तो उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने
जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और कुछ मिलिट्री लीडर्स को मार दिया गया था, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट हम लोग अपना करंट अफेयर कवर करेंगे तो उसमें उन चीज़ों को कवर किया जाएगा। फिर 113, क्रिसिल के अकॉर्डिंग रेटिंग से हिसाब से कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है वो 2030 तक कितना बढ़ जाएगा, वो 100 से 120 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब उधार लेने का एक तरीका होता है। फिर 114, आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, कौन सा ऐसा देश है नाटो में ज्वाइन हो गया? वो है स्वीडन। लेटेस्ट एंट्री है स्वीडन, स्वीडन उसमें नाटो में। फिर 115, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जून? ये है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। देन बिहार के किस सिटी में डॉल्फिन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड है? वो है पटना में। और विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी वो है भागलपुर में बनाया गया है। फिर जिमेक्स एक्सरसाइज जापान और इंडिया के बीच में होता है, वो 2024 में कहाँ हुआ था? योकोसुका में, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर। देन विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स? 2024 में वो कजान में हुआ था, वो रशिया ने किया था। क्यों? हालांकि कायदे से जो है अगर रोटेशन से देखा जाए तो ब्राजील का चांस था, बट ब्राजील का 2024 में वो G20 भी होस्ट करने वाले थे, इसलिए उन्होंने बोला रशिया को होस्ट करने के लिए। और ब्राजील ने कब होस्ट किया? ब्राजील ने अभी 2025 में होस्ट किया है ब्रिक्स का समिट। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोग्राफ बायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी? वो आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, रविचंद्रन अश्विन और एस मोंगा। देन 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। CGTMSA की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट गारंटी, हालांकि ये स्टैटिक पार्ट में पूछ सकता है, इसको याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। 122, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप को जो है गोली मारकर हत्या करने का प्रयास कहाँ किया गया था? और उनके कान में गोली लगी थी, और ब्लड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी फोटो भी आई थी, तो वो कहाँ? पेंसिल्वानिया में असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। फिर भारत का रैंक क्या है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में? वो सेकंड रैंक पे आ चुका है इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। और अभी अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है कि यूएसए में जितने भी मोबाइल मोबाइल फोन्स आते हैं उसका 36%, यानी मोर देन वन थर्ड, वो यूएसए में इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। फिर 2024 में यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किसको बनाया गया है? वो कोझिकोडे, केरला, केरला में है, उसको बनाया गया है। फिर विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द बजट प्रायोरिटीज इन द परस्यूट ऑफ विकसित भारत? कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो पहले ही ले लिया गया था। फिर अमन शेहरावत जो है वो किस कैटेगरी में जो है मेडल जीता है इन्होंने? वो 57 किलोग्राम रेसलिंग में जीता है। देन व्हाट इज द एबिलिटी एज आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 2024 फॉर सीनियर सिटीजन? वो कहाँ तक कर दिए गए? 85 ईयर्स तक कर दिए गए। फिर हाँ 2024 के इलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, 2024 के इलेक्शन में शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार वोट दिया था, वो कहाँ? अंडमान निकोबार की एक ट्राइब है शोम्पेन ट्राइब। और अभी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये आ रही है कि अंडमान निकोबार की ही एक ट्राइब है, अ, ओंगे ट्राइब जो है, ओंगे ट्राइब के कुछ बच्चों ने फर्स्ट टाइम 10th क्लास का एग्जाम पास करके वो 11th क्लास में पहुंचे हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओंगे ट्राइब, वो भी अंडमान निकोबार की ही ट्राइब है। देन बिफोर अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट के थे? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के थे। फिर रुचिरा कंबोज जो है वो क्या थी पहले? शी हेल्ड द पोजीशन ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं उसमें, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें। देन हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से 69th जो बीपीएससी था उसका एग्जाम जो है वो बहुत जो प्रोसेस था एग्जाम वो थोड़ा लेट हो गया था, वो था तांती तत्वा। इसको ओबीसी से SC ST में डाल दिया था भारत की सरकार ने, लेकिन वापस सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला नहीं, वापस से आप ओबीसी में डालिए इसको। और ये लिस्ट पब्लिश किस आर्टिकल के अंडर होती है? आर्टिकल 341 के अंडर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हु वोन द मेन सिंगल्स टाइटल? वो फ्रेंच लास्ट ईयर कप जीता था, वो कार्लोस अल्कराज। फिर सत्यदीप गुप्ता, ये कब बने, ये क्या बने हैं? माउंट एवरेस्ट और माउंट लोसे ट्वाइस एक ही सीजन में दोनों को जो है फतह करने वाले पहले भारतीय माउंटेनियर बने हैं ये सत्यदीप गुप्ता। देन
हाँ, ये बहुत न्यूज में आया था कि मानवी मधु कश्यप, ये पहली ट्रांसजेंडर है बिहार की। वो सब इंस्पेक्टर थी पुलिस की, और ये एग्जाम में बैठी भी थी, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन भी आया था। बीपीएससी 70 बीपीएससी एग्जाम भी दिया था इन्होंने। देन श्रेयसी सिंह, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, और शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ये बीजेपी की एमपी एमएलए हैं, कहाँ से, जमुई से। देन पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो पायल कपाड़िया को किस फिल्म के लिए केन्स अवार्ड मिला है? वो ऑल वी इमेजिन एज लाइट। देन जो एनवायरमेंटल प्राइज होता है उसका, प्रेस्टिजियस एनवायरमेंटल क्या बोलते हैं, गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, वो आलोक शुक्ला को दिया गया है भारत से। देन व्हाट इज द करेंट प्रोफेशन ऑफ द यंग यूपी वुमेन आरती हु वाज कन्फर्ड एज द अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बाय द किंग्स चार्ल्स? वो क्या थी, ई रिक्शा ड्राइवर थी। और विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून? वो चाइना है। चाइना, और किससे, चांगी 6 से लाया गया है। और मून पर लैंड करने वाला चौथा देश कौन सा बना था? इंडिया बना था। और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला पहला देश बना था इंडिया। सो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं। फिर इस वीडियो में हम लोगों ने 70th बीपीएससी का कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी कवर करेंगे, देन 68, देन 67th का भी 2 बार एग्जाम हुआ था, क्योंकि उसका भी लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था। सो इसलिए उसको भी कवर करेंगे, और ये ऑल्टरनेट डेज पे आता रहेगा। और साथ साथ जो है बायलिटरल में हमारी एक और सीरीज चलती रहेगी, वो जो ये दृष्टि मैगजीन है, करंट अफेयर की आती है, घटना चक्र की, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। सो टिल देन, थैंक यू।